नमस्कार मित्रों, फर्स्ट टॉक में आपका स्वागत है। आपने जो हमें सहयोग और विश्वास दिया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। अभी हमने केंद्रीय बजट पर चर्चा की थी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के बजट पर। जैसे कि हर सरकार कहती है कि उसका बजट विकास का बजट है, किसानों का बजट है, महिलाओं का बजट है। लेकिन हम आज विशेषज्ञों से जानेंगे कि आखिर ये बजट है कैसा, प्रदेश के लोगों पर इसका कितना असर होगा, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, कितना विकास होगा, कितनी नौकरियां मिलेंगी। ये सब बातें हम जानेंगे आज हमारे विशेष मेहमान अखिल मिश्र जी से। अखिल मिश्र जी महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव हैं। उद्योग जगत और व्यापार जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लाखों व्यापारियों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज सेवा में आपकी बड़ी गहरी भूमिका है। अखिल जी, आपका फर्स्ट टॉक में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता, अखिल जी, आप अपनी जर्नी बताएं, कैसे शुरू हुई समाज सेवा की जर्नी। आप रोटरी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहे हैं और अब महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव हैं। मुझे लगता है कि आपने रोमांच से भर दिया मुझे, क्योंकि मुझे पुरानी स्मृतियों में आप ले गए जहां से यात्रा प्रारंभ हुई थी। बहुत संक्षिप्त में आपको बता देता हूं कि मैं जिस परिवार से आता हूं, जो पृष्ठभूमि मेरे परिवार की है, उसमें व्यापार उद्योग तो कहीं से आता ही नहीं था। शुद्ध नौकरी पेशा परिवार से आता हूं, लेकिन मन में एक कसक थी कि मैं अपना स्वयं का व्यापार करूंगा। तो ये जर्नी वहां से प्रारंभ हुई, शून्य से प्रारंभ हुआ। ये हमारा व्यापार व्यवसाय था जो हमने 4 मित्रों के साथ प्रारंभ किया था। धीरे धीरे जब हम व्यापार में चलते चले गए, तो मुझे लगता है कि समाज ने जो हमको देना प्रारंभ किया था, कहीं ना कहीं भगवान ने हमें निमित्त बनाया। और वास्तव में हमने समाज को, मैं ऐसा नहीं कह सकता, मुझे भगवान इस घमंड से बचाए कि हमने समाज को दिया, बट हमारा जो कर्तव्य था शायद हमने उसको प्रारंभ कर दिया। और ये जो सेवा की यात्रा थी उद्योग व्यापार के माध्यम से, लाडगंज व्यापारी संघ मेरी सबसे प्रथम पृष्ठभूमि है, जहां मेरा बेस है, जहां से मैंने प्रारंभ की अपनी इस यात्रा। और ये यात्रा धीरे धीरे महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सीढ़ियों पर पहुंची। और जब मैंने उस भवन में प्रवेश किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो मंच है जहां पर मैं वास्तव में आने वाले अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, हमारे व्यापारी व्यवसायियों के लिए बहुत सारे सकारात्मक कार्य कर सकता हूं। तो ये धीरे धीरे यात्रा यहां से प्रारंभ हुई मेरे व्यापार और उद्योग की। रही बात समाज सेवा की, आपने पूछी है, रोटरी का आपने जिक्र किया है। निश्चित रूप से हमारी डिस्ट्रिक्ट 3261, जिसमें हमारा महाकौशल अंचल, जो मध्य प्रदेश का पूर्वी अंचल है, छत्तीसगढ़ पूरा, जो पहले मध्य प्रदेश का एक भाग हुआ करता था, और वेस्टर्न उड़ीसा, जिसे हम आधा उड़ीसा कह सकते हैं, यह पूरा भूभाग हमारी इस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, जहां विगत वर्ष मैंने इस डिस्ट्रिक्ट के प्रथम सेवक के नाते अपनी सेवाएं दी हैं। और बहुत सुकून है, बहुत संतुष्टि है कि कहीं ना कहीं जो मेरी सामर्थ्य थी, भगवान ने जिस निमित्त मुझे बनाया, उसमें मैं कार्य कर सका। अखिल जी, अब हम बजट पर आते हैं। मध्य प्रदेश का बजट है। आज मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने एक नए शब्द का उल्लेख किया है कि हम ज्ञान से ज्ञानी की ओर जा रहे हैं। तो क्या मतलब है यह ज्ञान का, और क्या मतलब है ज्ञान से ज्ञानी की ओर यात्रा का? देखिए, मैं समझता हूं कि जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कार्यभार संभाला, उस समय से मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपने शाब्दिक अर्थों को, भावार्थों को महत्व देना प्रारंभ कर दिया। हमने अपने कार्यों को उन सनातनी वर्ड्स से जोड़ना चालू कर दिया जिसने हमको प्रेरणा देने का काम किया। आज ज्ञान की बात की है आपने। माननीय मोदी जी ने सदैव कहा है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, और ज्ञान उन्होंने संकल्प के साथ जो जोड़कर बात की है कि जी से गरीब अन्नदाता, वाई से युवा शक्ति, ए से हमारा अन्नदाता, और एन से हमारी नारी। ये ज्ञान जो उन्होंने एक संपूर्णता में हमको दे दिया, उसी को परिलक्षित करता हमारा ये बजट है। और माननीय जगदीश देवड़ा जी ने आज इसमें डबल आई जो जोड़ा है,
वो निश्चित रूप से इस बात का प्रभाव है कि अब हम वास्तव में हमारे जो मूल हमारे पास में भारत की समृद्धि थी, हम उस पर तो हम आने लगे हैं और अब धीरे धीरे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते जा रहे हैं, हम अपने इंडस्ट्री डेवलपमेंट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये डबल आई ज्ञानी की यात्रा जो है, ज्ञान से ज्ञानी की यात्रा माननीय जगदीश देवड़ा जी ने आज जो हमको दी है, वो मुझे लगता है इस स्वरूप में दी है। तो ये बताइए, अब आप एक उद्योगपति हैं, उद्योगों का संरक्षण करने के लिए काम कर रहे हैं, महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काम कर रहे हैं, तो ये तो शब्द हैं। ये शब्द क्या वास्तविक रूप में आपको इस बजट में दिख रहे हैं? क्या ये ज्ञान से ज्ञानी की यात्रा मध्य प्रदेश के बजट की पूरी होगी, आपको लगता है? मुझे लगता है, मैं बहुत आशावादी हूं और सदैव इस बात को मानता हूं, और हमारे महाकवि की कल्पना भी है कि आशा से आकाश थमा है, श्वास तंतु कब टूटे, दिनमुख दमके पल्लव चमके, भवन नवरस लूटे। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से बहुत सारी विसंगतियां आप निकाल सकते हैं, पक्ष विपक्ष की बहुत सारी बातें कर सकते हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में हमारी जो परिकल्पनाएं हैं, हम उस दिशा की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश का बजट नहीं है, मुझे लगता है कि हमारे पूरे देश में भारत राष्ट्र एक राष्ट्र के रूप में, श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में जो आगे बढ़ने का काम कर रहा है, उसमें भागीदारी निभाने का काम मध्य प्रदेश ने इस बजट के माध्यम से किया है। निश्चित रूप से हमारे आगे की हम दिशा कैसे लेंगे, हमारा मध्य प्रदेश कैसे सहभागी बनेगा 2047 की यात्रा में, मुझे लगता है कि ये बजट निश्चित रूप से उन चीजों को दिखा रहा है। आशावादी हैं आप? आपको ऐसा लग रहा है कि इस बजट में जो कहा गया है वो ये सरकार पूरा करेगी? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है संजीव जी। निश्चित रूप से आपने तो, मुझे लगता है कि बहुत लंबी यात्रा, बहुत लंबे अनुभव हैं आपके इन सरकारों को देखते हुए, इनकी कथनी करनी को देखते हुए। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रैक रिकॉर्ड अगर मैं शीर्ष नेतृत्व का देखता हूं आज देश के, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट परिणाम मूलक बजट है। इसमें जो भी योजनाएं घोषित की गई हैं, यथार्थ में अगर ये परिवर्तित होती हैं, धरातल पर इनका पूर्णतः अक्षरशः अगर उतर जाता है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि मध्य प्रदेश को बहुत ही एक विशेष लॉन्चिंग पैड मिल गया है, जहां से हमको टेक ऑफ करने की जरूरत है। हमें आवश्यकता है कि सरकार भी पूरी ईमानदारी से इसको धरातल पर उतारे। और सिर्फ सरकार नहीं संजीव जी, मैं ऐसा समझता हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी भी है। हम सिर्फ सरकारों से अपेक्षा ही नहीं कर सकते, हमें अपने कर्तव्यों को भी लाना होगा। हमें कैसे उस दिशा में काम करना है। मसलन मैं अगर व्यापार कर रहा हूं, हमारा चैम्बर का ध्येय वाक्य है हमारा, स्वच्छ व्यापार स्वस्थ व्यापार। हम गलत व्यापार को कभी भी संरक्षण नहीं देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने व्यापारियों को और अपने उद्योगपतियों को ये बोल सकें। रोटरी में हम 4 वे टेस्ट की बात करते हैं संजीव जी, उसमें ये कहा गया है कि हम जो भी करें वो सबके लिए लाभकारी होगा कि नहीं होगा, ये सोच के अगर हम काम करते हैं, ये सोच में अगर हमारी आ जाता है, निश्चित रूप से बजट सोच को बदलने वाला बजट है, दिशा देने वाला बजट है, ऐसा मैं मानता हूं। अखिल जी, मध्य प्रदेश भी एक कृषि प्रधान राज्य है और इस बार जो सरकार का कहना है कि यह कृषि कल्याण वर्ष होगा, 2026 को कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है। तो आखिर ऐसे क्या कर रही है सरकार? अपने बजट में क्या घोषणा कर रही है कि ये वर्ष ही कृषि कल्याण वर्ष हो जाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का इतिहास रहा है, हमने कृषि करुणा अवार्ड लगातार जीते हैं। माननीय शिवराज जी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो कृषि के क्षेत्र में हमने जो सोच विकसित की है, जो कार्य किए हैं धरातल पर, उस पर हमने कृषि करुणा अवार्ड लगातार जीते हैं मध्य प्रदेश ने। वर्तमान में कृषि कल्याण वर्ष 2026 को जो उन्होंने घोषित किया है, हम सब जानते हैं कि अन्नदाता हमारी रीढ़ हैं। वास्तव में अगर हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ दिख रही है, या आज जो विश्व में हम इस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, तो कृषि इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। लगभग 1,57,000 करोड़ से 2,60,000 करोड़ तक के अनुमानित, मतलब ये देखिए बजट के आंकड़े भी आने हैं, फिगर्स आने हैं, लेकिन अगर हम 1.5 लाख करोड़ रुपए भी मानते हैं कि कृषि पर रखा है, लगभग 4.25 लाख करोड़ का बजट हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया है। उसमें से अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए कृषि पर रखे हैं, तो आप समझिए कि कितना फोकस इन विषय पर, कृषि पर सरकार दे रही है, क्योंकि ये हमारे बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वास्तव में 1 लाख सोलर पंप वितरित करने की बात की है हमारे जगदीश देवड़ा जी ने। क्या मायने हैं संजीव जी इसके?
हम अपने किसानों को सोलर के माध्यम से बिजली देना चाहते हैं। हम बिजली दे रहे हैं, अनइंटरप्टेड बिजली देने का प्रयत्न हमारी सरकारों का है और हम उसमें सफल भी हो रहे हैं। आंशिक रूप से कहीं कहीं विसंगतियां हैं, लेकिन अगर हम सोलर किसानों को हम आवंटित करते हैं, उन्हें देते हैं और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, तो निश्चित मानिए कि हमारे ऊर्जा पर आने वाले प्रभारों पर कमी आएगी और वो पैसा जो बचेगा हमारा। आज देखिए बजट क्या है हमारा, हम कर्ज भी लेते जा रहे हैं, हम एक तरफ तो कर्ज में डूब रहे हैं, हम ऐसा मान सकते हैं। कुछ हमारे अर्थशास्त्री शायद व्याख्या इस दृष्टिकोण से भी करेंगे, लेकिन वो पैसा जब लग रहा है कहीं बाजार में, तो पैसे से हमारी संपन्नता बढ़नी चाहिए, हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आना चाहिए, हमारी बहुत सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं वो हमारे अनुरूप होना चाहिए। अगर ये होता है तो हमें कर्ज लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कर्ज हमको वापस भी करना है। तो सरकारें कैसे वापस करेंगी? अगर कृषि में हमारा अन्नदाता अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने सारे हमारे अन्न के भंडारों को भरेगा, तो निश्चित रूप से हमारी सरकारें, बहुत से ऐसे रास्ते हैं। और अभी तो जो ट्रेड डील्स हो रही हैं संजीव जी, आपने देखा होगा, हमने 38 देशों से ट्रेड डील की हैं। अब वास्तव में सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को तो ये करना चाहिए कि हमारी जो कोदो, कुटकी और इस प्रकार के जो मोटे अनाज हैं, जो दुर्लभ अनाज हैं हमारे, हम कैसे इनकी मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे हम इन छोटे किसानों को इसका लाभ दिला सकते हैं। शायद इस दिशा में भी हमारी सरकार को सोचना चाहिए, एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाकर जहां पर वास्तव में हम इन किसानों को दे सकें। सरकारों ने घोषणा, केंद्र सरकार ने इसका प्रारंभ भी किया है। जो किसान के बहुत सारे वो बनाए जाते थे, आपके किसान कल्याण के जो समूह बनते थे, उन समूह के माध्यम से इनको लाभ मिलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। अभी और क्या क्या कहा है सरकार ने? सरकार ने सोलर के अलावा, देखिए, किसान सम्मान निधि जो जाती थी उसे यथावत रखने की घोषणा की है, उसका प्रावधान बजट में है। वो एक जो सहयोग किसान, छोटे किसान को मिलता था, वो सदैव रहेगा। इसके अलावा किसान के लिए मेरे हिसाब से जो इसमें बातें की गई हैं, नई बात ऐसा लगता है कि नहीं है, जो पुरानी बातें चली आ रही हैं उसको सुदृढ़ किया गया है। देखिए, अभी बदलाव का दौर है। हमने एक पिछले वर्ष में आपको अगर कोई योजना दी है, यदि हम उसका परिणाम निकाल पा रहे हैं, तो हम उसमें आपको हम पहले सक्षम बना रहे हैं। शायद अपने सरकारों की सोच अब इस दिशा में जा रही है। निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पर इन्होंने काम करना प्रारंभ किया है। गेहूं पर बोनस दिया है, जो मांग थी हमारे किसानों की। ठीक है, उनकी अपेक्षा के अनुरूप शायद नहीं होगा, बहुत से किसान संगठन बात करेंगे, लेकिन सरकार ने अपनी स्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से बेहतर करने का प्रयास किया। कृषि बीमा पर भी सरकार काम कर रही है, कृषि उपकरणों में भी सरकार काम कर रही है, बिल्कुल। वो जो ड्रोन पे भी काम कर रही थी। ये क्या इसके सुपरिणाम हमें देखने मिलेंगे इस बजट में? देखिए, बीमा पे काम करना बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं कि हमारा कृषि क्षेत्र जो है वो प्रकृति पर आधारित है। कभी भी पाला पड़ जाता है, पानी ज्यादा हो जाता है, तो निश्चित रूप से ये कच्चा काम कहलाता है, जहां पर हमें किसान को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। तो फसल का बीमा कराना सरकार की प्राथमिकता है। अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है, तो कम से कम हम उस किसान को उसकी लागत तो दिला सकें, कम से कम उससे महरूम ना रखें हम उसको। इसलिए फसल बीमा पर काम करना आवश्यक है। सरकार वो काम कर रही है, गौशालाओं पर काम कर रही है, क्योंकि पशुधन जो है हमारा, वो निश्चित रूप से खेती से जुड़ा हुआ है। हम किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं, तो सिर्फ उत्पादन और उत्पादकता से नहीं करते, हम उसके साथ साथ उसके पशुधन को जोड़कर भी देखते, वो कैसे ग्रो कर सकता है अपने इस खेती के कार्य को करते हुए। तो इस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है, जो मत्स्य पालन पे काम कर रही है। बहुत सी योजनाओं इन पर फोकस होकर इस पर धन आवंटित किया गया है। तो समग्रता से अगर हम देखेंगे तो किसानों पर बहुत काम किए जा रहे हैं। अखिल जी, एक सबसे बड़ी विपक्ष का भी कहना है, और हमारे प्रदेश का युवा ये जानना चाहता है, जो पढ़ा लिखा युवा है, कि आखिर उसको रोजगार कैसे मिलेगा, उसको काम धंधे कैसे मिलेंगे, सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी। तो क्या कहती है सरकार इस बजट में? देखिए, इस बजट में जो प्रावधान सरकार ने रखा है, अभी जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं सरकार के बजट से, लगभग 50,000 नौकरियों का लक्ष्य इन्होंने युवाओं को देने का रखा है आने वाले वर्षों में। अब इसमें 22,500 पुलिस भर्ती में इन्होंने बताया है,
लगभग 15,000 भर्तियां इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बताई हैं। ऐसे अन्य 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 क्षेत्रों में इन्होंने भर्तियों को डिफाइन किया है। लेकिन इससे बड़ी बात मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही मूलभूत बात है कि जब हम नौकरियों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें सारे युवाओं को नौकरियां देना ही है, सरकार का कार्य ही है। पहले जब जनसंख्या कम थी तो शायद ये संभव था, लेकिन अब चूंकि जनसंख्या कम नहीं है तो ये संभव नहीं है, और अब सरकारें आपको रोजगार मूलक बनाने का प्रयास कर रही हैं। आप अब नौकरी पाने वाले नहीं, आपका सरकार चाह आशय सरकारी नौकरी और नौकरी से है, हाँ, निजी नौकरी से। हाँ, निजी क्षेत्र भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब हमारा युवा नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना बनना चाहता है, और इसकी एस्पिरेशंस हैं। वास्तव में अगर हम देखेंगे तो ये उसके अरमानों को पंख देने वाला बजट है। अगर कोई युवा चाहता है कि स्टार्टअप्स के माध्यम से वो आगे बढ़े, उसके विचार जो है उसको वो लेकर आए और उसके माध्यम से वो आगे बढ़े, तो इस बजट में इसके प्रावधान हैं। एमएसएमई पर बहुत जोर दिया गया है, निवेश पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आप जानते हैं कि हमारा एमएसएमई सेक्टर कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर है, जो लगभग 40% सहभागिता रखता है हमारी जीडीपी में। बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो हम अपने युवा को यदि हम इस दिशा में प्रेरित करते हैं कि वो अपने आइडियाज को, अपने विचारों को लेकर आए और व्यापार व्यवसाय में अपनी उन्नति करे, और अपने साथ साथ वो बहुत सारे अपने साथियों को रोजगार दे सके, उनके जीवन यापन में उसका सहयोग कर सके, तो अब हमारा युवा जो है वो इस दिशा में सोचता है। और मुझे लगता है बजट का मतलब क्या होता है संजीव जी, मुझे लगता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि मैं आपके माध्यम से बात करना चाहता हूं, अपने मन की बात करना चाहता हूं कि बजट का मतलब वास्तव में दिशा देने का काम होता है। मेरी जेब में अगर 100 रुपए हैं, मेरे बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारी मेरी अपेक्षाएं हैं कि मैं ऐसा करूं, मेरे परिवारजन की अपेक्षाएं हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करता हूं, उसको कुछ को वो करता हूं, कुछ को भविष्य के लिए संरक्षित करता हूं, कुछ को मैं ऐसा अपना निवेश करता हूं जहां से मैं भविष्य की संभावनाओं को अपनी पूरी कर सकूं। तो ये वास्तव में बजट का मतलब ये है कि मैं अपने युवाओं को कैसे आगे बढ़ते देख सकता हूं। 2047 में मेरे युवा मेरे भारत को कैसे लेकर जाएंगे, हम रहें या ना रहें, बट मेरे देश के युवा किस दिशा में लेकर जाएंगे, राष्ट्र प्रथम की अवधारणा को लेकर कैसे जाएंगे, ये बजट वास्तव में उस दिशा में चलता लगता है रोजगार की दृष्टि से। अखिल जी, ये तो हुई नौकरी की बात। 50,000 नौकरियां सरकार देने के लिए घोषणा कर रही है, लेकिन 1 करोड़ रोजगार कहां से जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि फर्क वापस से समझने की आवश्यकता है। सरकार निश्चित रूप से 1 करोड़ रोजगार देने की बात कर रही है, आईटी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, आपके वन संरक्षण के क्षेत्र में। वास्तव में क्या वो ऐसे प्रयोग करने जा रही है जहां पर इन युवाओं के लिए नए नए मार्ग खुल रहे हैं, जहां पर वो अपने स्टार्टअप्स को लेकर जा सकते हैं, अपने आइडिया से, अपनी विचार शक्ति से उस क्षेत्र को और बेहतर करने का काम कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ रोजगार भी निकलेंगे। हमारे देश का युवा यदि वास्तव में उसको अगर हम सही रास्ता, सकारात्मकता दे सके, तो वास्तव में हम जो विश्व गुरु थे वो कहीं भी असत्य बात नहीं थी। ये आक्रांताओं ने हमारी सोच को मारने का जो प्रयास किया था, हम वहां पर ढीले हो गए थे। हमारे देश का युवा आज भी हमारे देश को जो समृद्धि दिला रहा है, जो ताकत दिला रहा है, विश्व की तीसरी बढ़ती अर्थव्यवस्था दिलाने का काम कर रहा है, वो निश्चित रूप से ये उसकी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं पर चलकर काम कर पा रहा है, और शायद ये अपने विचारों से दे पा रहा है। तो जो रोजगार देने की बात आपने की है, सरकार ने की है, उसको समझना आवश्यक है कि ये आईटी क्षेत्र, वन क्षेत्र, यहाँ पर सरकार फोकस करने जा रही है। हमारे देश के युवाओं, मेरे प्रदेश के युवाओं को वास्तव में अब इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है कि यहाँ वो अपनी सेवाएं कैसे दे सकते हैं। अखिल जी, एक बड़ा मुद्दा रहा है मध्य प्रदेश में, और ना सिर्फ मध्य प्रदेश से ये शुरू हुआ था, ये पूरे देश के कई सारे ये मॉडल उठाए हैं स्टेट्स ने। वो है लाडली बहना योजना। कई बार ये कहा जाता है कि ये लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, या ये हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे का दुरुपयोग है, लोगों को बांटा जा रहा है पैसा। तो सरकार ने इस बजट में क्या कहा है, और आप कैसे देखते हैं इस लाडली बहना योजना को? क्या ये टैक्स पेयर्स के पैसे का दुरुपयोग है? ये मुझे लगता है कि अंतहीन बात हो सकती है। सारे दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं।
जो ये कहते हैं कि ये हमारे टैक्स के पैसों का दुरुपयोग है, उनकी सोच निश्चित रूप से हो सकती है, क्योंकि आप देखिए हमारे देश में 3 से 4% लोग हैं जो केवल टैक्स देते हैं, और उन टैक्स के पैसों का अगर ऐसा जाता दिखता है तो ऐसा लगता है कि वास्तव में दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत ही बारीक एंगल है इस दृष्टिकोण से, यदि हम देखते हैं कि ये जो लाडली बहन के 1500 रुपए हमारी लाडली बहनाओं के पास जा रहे हैं, ये उन गरीब महिलाओं के पास जा रहे हैं जिनकी आशा, अपेक्षा, आकांक्षाएं उस छोटे से 2x4x4 के कमरे में दब के रह जाती थीं, जहां पर वो केवल चूल्हे की धुएं से अपने फेफड़े को खराब करती थीं। वास्तव में ये उन महिलाओं के पास पैसे जा रहे हैं, तो संजीव जी ये पैसे वहां रुक नहीं रहे। ये उन महिलाओं के बच्चे, जो वास्तव में उन महिलाओं को लगता था कि आज वो अपने बच्चे को चॉकलेट नहीं दिला पा रही हैं, वो पैसे चॉकलेट खरीदने में जा रहे हैं। दीपावली आती है तो ऐसा लगता था कि उनके बच्चे वो पैंट और शर्ट नए पहन सकें, वो पैसे पैंट और शर्ट खरीदने में जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, साड़ी खरीदने में जा रहे हैं। राखी पर उसको लगता था कि भाई के लिए कुछ लेके जा सकें, तो वो शायद वो पैसे उस दुकान को जा रहे हैं। अगर आप ऐसे पूरा जीवन चक्र देखेंगे उनका, तो मुझे लगता है 1500 में 1400 रुपए तो वो बाजार पर वापस दे आते हैं, और 1400 रुपए हमारे दुकानदारों के साइकिल से चलते हुए, वो चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे खाने पीने की वस्तु हो, चाहे वो छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक का कोई आइटम हो जो उसकी जीवन शैली को बदलने का काम करता हो, इन सब चीजों में जाकर ये सारे पैसे वापस से सरकार के पास चले जाते हैं टैक्स के रूप में। कहीं ना कहीं ये रोल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी दुकानों को एक समृद्धि दे रहे हैं, कैश का फ्लो चल रहा है हमारा। इस एंगल से देखना बहुत आवश्यक है। हाँ, मैं मानता हूं कि फ्रीबी मैं पक्ष में नहीं हूं, लेकिन अगर मैं इस एंगल से व्यापार और उद्योग को देखता हूं, तो हमारे व्यापार उद्योगों को ठहराव लाने का काम शायद इन योजनाओं ने भी किया है। कहीं ना कहीं इनकी महती भूमिका है। वास्तव में हमको कैसे और परिष्कृत करके इन योजनाओं को चलाया जा सके, अगर कहीं कोई मामला ऐसा लगता है कि ये दुरुपयोग हो रहा है, तो कैसे हम रोक सकें। लेकिन ये एक रास्ता दिखाया है सरकारों ने, भले ही अपने लाभ के लिए दिखाया हो, वोट के लाभ के लिए दिखाया हो, लेकिन बाजार तो चला है सर। जब अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की लड़खड़ा रही है, तो भारत कैसे प्रगति कर रहा है 6.7% की ग्रोथ से। मुझे नहीं लगता, इसमें बहुत सारी सहभागिता आपकी लाडली लक्ष्मी योजना की भी है। अखिल जी, ये बताइए कि सरकार अभी जो 1250 से 1500 पे आ गई, क्या इस बजट में कुछ और बढ़ाने का या कुछ कोई नए प्रावधान किए गए हैं क्या? मुझे लगता है कि 1250 से जो 1500 लाई है सरकार ने घोषणा 3000 तक जाने की थी कि हम अपनी लाडली बहनाओं को 3000 तक की राशि इसमें लाडली बहना के रूप में देंगे। लेकिन अभी 1500 की राशि यथावत उसमें रहेगी बजट में। इसमें बढ़ने जैसा ऐसा कोई प्रावधान अभी नहीं है। लेकिन हाँ, 1500 की राशि जो दी जा रही थी, उस संपूर्ण राशि का 22-23 हजार करोड़ की जो राशि है, उसका प्रावधान सरकार ने बजट में जरूर से किया है। एक सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश के विकास के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के विकास की बात करते हैं, विदेशों में जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स मीट कर रहे हैं, और इस बार के बजट में फिर एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का आई उन्होंने ले लिया, ज्ञानी का डबल आई। तो आपको लगता है कि इस बजट में औद्योगिक विकास के लिए कोई बात की गई है या कुछ बजट में प्रावधान किए गए हैं? निश्चित रूप से जब आप बता रहे हैं कि ज्ञानी का डबल आई ले लिया है, तो बिना बात के तो बजट रह ही नहीं सकता। और इसमें मूलभूत, अगर हम इस पूरे बजट को देखें, तो इसकी मूल आत्मा जो है वो कृषि और एमएसएमई, ये दो सेक्टर पर हमारा बजट खड़ा है। देखिए, बहुत सारे अन्य विषय होते हैं जहां पर सरकारें काम करती हैं, उन्हें करना पड़ता है। लेकिन वास्तव में जैसा आपने कहा कि हमारा एमएसएमई सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, तो क्यों नहीं सरकार इस पर ध्यान देगी। और वास्तव में मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए सरकार ने इस बजट में प्रावधान किए हैं। बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जहां पर हम आपसे चर्चा कर सकते हैं। सारे फिगर्स हमारे सामने अभी आ रहे हैं, डिटेल विवरण आना अभी बाकी है, जो देवड़ा जी शायद डिस्कशन में सारी चीजें बातें आएंगी। 48 नए औद्योगिक पार्क। संजीव जी, मध्य प्रदेश में जिले कितने? 48 नए औद्योगिक पार्क खोलने की घोषणा करना, 19,300 एकड़ की जमीन उसके लिए आरक्षित करना, ये वो कदम है जहां पर सरकार ये देख रही है कि मेरे प्रदेश का युवा वास्तव में एक एंटरप्रेन्योर के रूप में
आगे आ रहा है और वो रोजगार देने वाला बन रहा है। मेरा प्रदेश अब पुराना बीमारू प्रदेश से तो निकल चुका है, मैं ऐसा कहना चाहता हूं आपसे। हाँ, बहुत सारी बातें अभी करना आवश्यक है और होनी चाहिए, जो शायद नहीं हो पाई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सकारात्मक चीजें हैं, अगर हम उनको लेकर चलेंगे इस बजट में, तो हमें लगता है कि हमारा प्रदेश वास्तव में नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अकाल, पानी की कमी और ग्रोथ से पीछे था, वो था बुंदेलखंड का। तो बुंदेलखंड के लिए कोई स्पेशल पैकेज दिया है इस बजट में? बुंदेलखंड के लिए उन्होंने इंडस्ट्रियल जो उन्होंने बजट घोषित किया है, बुंदेलखंड स्पेशल इंडस्ट्रियल बजट, 24,240 करोड़ के लगभग की राशि का वो बजट है। इसमें मूलतः सागर के मसवासी ग्रांट क्षेत्र के लिए उन्होंने योजना लेकर आए हैं, जहां पर वास्तव में जो आपने कहा कि ये हमारा बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश हुआ क्षेत्र हुआ करता था, यहां पर वास्तव में इस स्पेशल पैकेज के माध्यम से प्रत्यक्ष रोजगार 29,000 देने की बात की गई है। अप्रत्यक्ष रोजगार तो आप कल्पना कर देखिए कि किस प्रकार से जब चीजें यहां पर पल्लवित होंगी, तो वास्तव में कैसे इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री ग्रो करेंगी। तो हमारा जो पिछड़ा क्षेत्र था बुंदेलखंड का, वो वास्तव में हमारी मुख्य धारा से जुड़ने का काम करेगा। और सरकार ने इस पर फोकस कर ये बहुत अच्छा कार्य किया है कि जो मेरा एक ऐसा क्षेत्र जो वास्तव में हमारे पैर को पीछे खींचा करता था, वो वास्तव में ऐसा ना हो जाए कि हमारी ग्रोथ का इंजन बन जाए। तो निश्चित रूप से लगभग 25,000 करोड़ की राशि को आवंटित करके सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। सरकार ने इस बजट में 5,900 करोड़ से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के बजट के लिए रखा है। ये क्योंकि किसी भी प्रदेश की तरक्की जो है वो औद्योगिक विकास पर ही निर्भर करती है, और इस बार तो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज़ के विकास में पूरे बजट का लगभग 24% रखा है, जो किसी अन्य स्टेट के जो बजट होते थे, जो हम अभी राजस्थान के, महाराष्ट्र के, बंगाल के बजट देखा करते थे, उसी तरीके से अब मध्य प्रदेश में भी इंडस्ट्रीज और औद्योगिक विकास की कल्पना की गई है। अखिल जी, ये बताइए, महिलाओं की बड़ी बात हो रही है, महिला सुदृढ़ीकरण, क्या कर रहे हैं महिलाओं के लिए? नारी कल्याण के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए की राशि इस बजट में आवंटित की है, जिसमें कि लाडली लक्ष्मी की भी लगभग 23-24 हजार करोड़ की राशि है। इसके अलावा हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। संजीव जी, देखा जाए तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमारे दूर सुदूर के गांवों से निकलकर आने वाली महिलाएं जो अपने स्वाभिमान के साथ अपने व्यवसाय को करना चाहती हैं, अगर उनके लिए कोई रहने की व्यवस्था, एक विशेष व्यवस्था होती है उनके सारी चीजों को देखते हुए, तो निश्चित रूप से ये महिलाओं को सुदृढ़ करने की बात की जा रही है इस हमारे बजट में। जो भी स्वयं स्वायत्त समूह होते हैं महिलाओं के, उनके लिए विशेष प्रकार से इस बजट में राशि का आवंटन किया गया है। कई विशेष क्षेत्रों को, लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों की अगर हम बात करें, तो ये वो महिलाएं हैं जो हमारे गांवों में बैठकर बहुत छोटे छोटे से ऐसे कार्य कर जाती हैं, जिनकी मार्केटिंग करना अब सरकार को का दायित्व होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो राशि आवंटित करते हैं वो इन कुटीर उद्योगों की मार्केटिंग पर खर्च की जानी चाहिए, तो शायद और महिलाओं के लिए हम बेहतर कार्य कर पाएंगे। बिल्कुल, इस बजट में तो नारा ही दिया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के लिए रोजगार। मतलब अब मध्य प्रदेश में आपको कुछ वर्षों में लखपति दीदी की संख्या बढ़ती दिखेगी, ऐसा ये बजट बोलता है। मध्य प्रदेश सरकार एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रही है, वो है ये खेल। हम ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए अपना दावा ठोक रहे हैं। पूरे देश भर में हमारे जो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं वो विश्व में जाके पताका फहरा रहे हैं। तो क्या किया है इस बजट में मध्य प्रदेश सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के लिए? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये की है कि इस बजट में सिर्फ घोषणा नहीं हुई है, लगभग 825 करोड़ का फंड भी आवंटित किया गया है खेल के लिए। अब इसमें देखिए, हर जिले में एक सर्व सुविधा युक्त जो स्टेडियम बनाने की बात की गई है सीएम शक्ति योजना के अंतर्गत, मुझे लगता है कि प्रोत्साहन देने वाली बात है। आज देखिए, सारे खेल, आज क्रिकेट की बात कर लें, हमारा देश क्रिकेट एक पैशन के रूप में खेलता है। पहले टीम में आप देखिए संजीव जी कि बड़े बड़े नगरों के खिलाड़ियों के नाम मिला करते थे। 11 की टीम में 6 लोग मुंबई से खेला करते थे। आज हमारे छोटे छोटे कस्बे से, अभी हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, हमारे छतरपुर की बेटी ने
क्रांति गौड़ जो हमारे छतरपुर की बेटी है, दुनिया में नाम रोशन किया उसने। विश्व विजेता टीम की वो एक प्रमुख सहभागी थी, वो हिस्सा थी हमारी। तो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर जो हमारी बच्चियां निकलकर आ रही हैं, क्यों? क्योंकि इनको वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, वैसा माहौल इनको मिल रहा है। हाँ, बहुत काम करना बाकी है, बहुत काम करना बाकी है। इस दृष्टिकोण से भी बात की जा सकती है, लेकिन क्या जो सकारात्मक हो रहा है, हमको उस दिशा में जरूर से देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये दिशा हमारी बजट की खेल को लेकर, युवाओं को लेकर निश्चित रूप से एक सही दिशा की ओर जाता दिखता है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जो शूटिंग एकेडमी है वो तो मैंने खुद भी देखी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग एकेडमी है, बहुत सुंदर हॉस्टल बना है, लोग 24 घंटे पढ़ाई के साथ साथ खेल भी कर सकते हैं। तो जो शूटिंग एकेडमी है वो हमारे मध्य प्रदेश के लिए गौरव है और बहुत सारे बच्चे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रहे हैं। अब हम आपके एक जो बजट में एक और महत्वपूर्ण पहलू आया है वो है जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी सरकार ने कुछ बहुत विशेष किया है शिक्षा के लिए, और उनको कुछ प्रोत्साहन के लिए क्या किया है सरकार ने? देखिए, ये 1ली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए सरकार ने जो मिल्क उपलब्ध कराने की बात की है टेट्रा पैक में। अब आप कल्पना करिए संजीव जी कि अगर हमारे उन बच्चों को जो ग्रोथ ले रहे हैं, यदि वास्तव में गुणवत्ता युक्त दूध मिलेगा उनके आहार में, तो वास्तव में उनका विकास, उनका बौद्धिक विकास, उनका व्यक्तित्व का विकास, उनका शरीर का विकास, मुझे लगता है कि एक सही दिशा में होगा। और सरकार ने इस पर फोकस करते हुए, कुपोषण की भी बहुत बड़ी समस्या हमारे देश और प्रदेश में है, मुझे लगता है कि बहुत सारे दृष्टिकोणों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने छोटे बच्चों के लिए जो काम किया है, ये हम एशिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक हैं। सबसे ज्यादा गुणवत्ता युक्त दुग्ध का प्रोडक्शन हमारे यहां पर है। तो वास्तव में सरकार को ये तो पहले कर देना चाहिए था, पर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, काम तो अच्छा किया है तो सराहना तो होनी चाहिए। अखिल जी, ये बताइए, इतना बड़ा बजट है लाखों करोड़ का, हमारे शहर को कुछ मिला क्या? देखिए संजीव जी, मैं बहुत स्पष्टता से इस बात को रखना चाहता हूं कि वर्तमान में ऐसा प्रथम दृष्टया तो नहीं दिखता कि बहुत स्पेसिफिक कोई चीज हमको मिली है। लेकिन जो भी हमारी योजनाएं लागू हो रही हैं राज्य में, उसका लाभ जबलपुर को मिलना है। अब आप देखिए, दुग्ध की बात अपनी चर्चा में आई। हम सबसे अच्छा गुणवत्ता युक्त दुग्ध उत्पादन करने वाले सबसे बड़े क्षेत्र में हैं। तो जब इस दुग्ध की बात सरकार ने की है कि टेट्रा पैक में करके देगी, तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे दुग्ध उत्पादकों को तो मिलेगा ना, वो फर्क तो पड़ेगा ना। और दूसरी बात, जो निवेश की बात की गई है एमएसएमई प्रोत्साहन में, हमारे जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र बन रहे हैं, 48 नए औद्योगिक पार्क बन रहे हैं, हमारे जबलपुर को भी उसमें लाभ मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से जब ये निवेश की बात आएगी और जब हम ट्रेड डील्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे जबलपुर के लोग भी आगे बढ़ेंगे। मैं इस दृष्टि से इसको जरूर से देखता हूं। और दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो बहुत कुछ सुधर गया है। गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कुछ कुछ विसंगतियां आ जाती हैं, लेकिन उनको भी ईमानदारी से सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लाभ हमारे जबलपुर को इन सब से भी मिलने जा रहा है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने को करने वाला, उसका नेतृत्व हमारे जबलपुर की माटी से मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमको उसका लाभ भी मिलेगा। अखिल मिश्र जी से चर्चा में ये बात समझ में आई कि ये बजट सिर्फ एक वर्ष का बजट नहीं है, ये रोल ऑन बजट है। ये भारत में पहली बार बनाया गया है जब हम एक वर्ष के लिए नहीं, समग्र विकास की बात करते हुए इस बजट को 2 और 3 वर्षों तक, जब तक ये सरकार चलेगी, जब तक ये बजट की योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, वो आगे तक रोल ऑन होती रहेंगी। एक ये नया और अच्छा प्रयोग है। पूरी उम्मीद है कि जिस प्रदेश में हम रहते हैं, जिस प्रदेश पर हमें गर्व है, वो 2047 तक बहुत विकसित होगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे एक बार फिर विदा लेता हूं, लेकिन एक अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर अपनी बात बताएं कि आपको हमारा फर्स्ट टॉक कैसा लग रहा है। धन्यवाद।